वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, साइंस में ही आज हम अध्ययन करेंगे और उसके लिए वैसे तो ये जो टॉपिक है सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे 6, 7, 8 नवंबर को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, उसमें जनरल साइंस और जनरल साइंस में विशेष रूप से उसको 2 भाग में बांटा। डिजीज़ से रिलेटेड 2-4 प्रश्न आ जाए करते हैं, जो उनका आनुपातिक जो रेशियो है उसके अनुसार। और ये सब चीज़ें सभी विद्यार्थी किसी न किसी रूप में जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन अब जो है वास्तव में उनको कैसे हम अपने आप में महत्व करें। सर्वप्रथम औषधि शास्त्र की नींव रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो संसार है वो एक प्रकार का आग का गोला था, स्ने स्ने ठंडा हुआ, फिर जो है ये पृथ्वी आदि मानव के रूप में जीवन जीना प्रारंभ किया। तो पृथ्वी पर जो मानव का इतिहास है वो तो 50,000 वर्ष पुराना है जिसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन निवास करने 10 लाख करीब लगभग वर्ष हो गए। तो पहले तो जन्म लिए और खाए पिए सोए और अपने आप को देवी शक्ति से अपना मान लेते थे कि हमें ऊपर वाले को ये मंजूर। आज भी हम उसी चीज़ पे टिके हुए, परमात्मा ही सब कुछ है, लेकिन हमने अनुसंधान किए कि हम कौन सी जड़ी बूटियों को और कौन सी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो हमारे भारत में सर्वप्रथम औषधि शास्त्र की जो नींव है भारत के ऐत्रेय ने 600 ईसा पूर्व में रखी। सुश्रुत ने भी उसी काल में कार्य किया। चरक संहिता जो बहुत ही फेमस है 200 ईसा पूर्व, और यूनान के हिपोक्रेटिस ने 460 से 347 ईसा पूर्व में औषधि शास्त्र की जड़ी बूटियों की ज्ञान दी। और आज भी वो चीज़ें, आज तो आयुर्वेद छा गया विश्व में कोरोना महामारी में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, में जल्दी निजात मिले या हम अलर्ट रहें या एक्टिव, तो इसलिए एलोपैथी में लुई पाश्चर ने प्रयोग करना प्रारंभ किया। जार का आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उसमें एक बंद मुंह का, एक खुले मुंह का और एक एस आकार में 3 जार लेके प्रयोग किया था। तो लुई पाश्चर ने 1822 से लेकर 1895 में जो कार्य किए थे, उस समय कहा था कि अनेक बीमारियां जो जीवाणुओं द्वारा होती है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, तो जन्मजात रोग और दूसरा अर्जित रोग। जो जन्मजात होता है उसको जेनेटिक कारण होता है, हेरिडिटी जिसे अपन बोलते हैं, लेकिन अर्जित जिनको हम अर्न कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं इस संसार में रहते हुए, उनको उन्होंने मोटे 5 भागों में बांटा। पहला संक्रामक रोग, बाकी हम जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल उसको अलग दृष्टिकोण, लेकिन यहाँ एक फोकस वो है कि कैसे हम इन रोगों के ऊपर जो बारीकी से प्रश्न आते हैं और उसको हम अच्छे। तो संक्रामक रोग, हसित रोग, डिजेनरेट जिसे बोलते हैं, पतन होना, हाश होना, अभाव रोग, डेफिशिएंसी, एलर्जी, जो अपन कहते हैं मेरे को एलर्जी है, इससे एलर्जी, इससे एलर्जी, कैंसर जो अभी वर्तमान में बहुत छाया हुआ है, पहले बहुत नेग्लिजिबल था और वृद्धावस्था में हो भी गया तो आदमी को इतना वो नहीं रहता, 90-95 के बाद यदि कहीं ग्रोथ हो रही है, हमारी कोशिकाएं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आज जन्म से ही और अधेड़ उम्र तक कैंसर के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो संक्रामक जो रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा, कर्मियों के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, इसको पढ़ने के साथ साथ जो पूर्व में मैंने साइंस से रिलेटेड लेसन दिए हैं वो सब जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो प्रोटोजोआ के बारे में बताया, प्रोटोजोआ के उदाहरण क्या है, वो कैसे रोग भी फैलाते हैं, मोटी मोटी बातें वही मेरी बतानी थी। में एक प्रकार एक प्रोसेस, एजुकेशन इज प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। तो बैक्टीरिया जो जीवाणु है, एंटनी वान लीवनहॉक ने 1802 में जिनकी खोज की थी, तो ये बैक्टीरिया भी अपने आप में एक काम करते हैं। बैक्टीरिया मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं, गोलाणु, दंडाणु, सर्पिलाणु, विब्रियो।
इन सबका अपने आप में महत्व समझने में। कवक के बारे में हम पढ़ चुके, सैप्रोफाइट होते हैं। कर्मी आपने देखा, टैप वॉर्म, एस्केरिस, विभिन्न प्रकार के टीनिया सोलियम। तो ये जो प्रोटोजोन्स है, फंजाई है, वॉर्म्स है और जो जीवाणु हैं, ये सब मिलके इन रोगों को फैलाते हैं। हसित रोग अंगों के द्वारा, हमारे अंग होते हैं और हमारे अभाव हैं तो वो भी रोग फैलाते हैं। अभाव रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें जो हमारे भोजन के अवयव हैं, क्योंकि यहाँ जगह का अभाव था तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये भोजन के 6 मुख्य अवयव हैं संतुलित भोजन में। कि वो भोजन नहीं जिसमें प्रोटीन नहीं हो, वो भोजन नहीं जिसमें वसा नहीं हो, वो भोजन नहीं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं, वो भोजन नहीं जिसमें विटामिन नहीं हो, वो भोजन नहीं जिसमें मिनरल नहीं हो, वो भोजन नहीं जिसमें वाटर नहीं हो। तो ये 6 हमारे भोजन के जो अवयव हैं, और यदि इनकी कमी हम भोजन में नहीं ले पाते हैं तो अभाव रोग हो जाते हैं, क्योंकि भोजन का अवयव बैलेंस डाइट नहीं है, तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो विटामिन में भी हमने पढ़ा है ना, एलर्जी रोग, एलर्जी हो जाती है तो अपन कहता है मुझे धूप से एलर्जी, कोई कहता है मुझे धूल से एलर्जी है, कोई कहता है मुझे इस रंग से एलर्जी है। तो ये एलर्जी होती है। कैंसर, जिसमें आउट ग्रोथ हो जाती है, इनर ग्रोथ, अभिवृद्धि, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लग जाती है और ये रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्जित रोगों को 5 भागों में बांटा। अब हम थोड़े से संक्रामक रोगों के बारे में बात कर लें कि संक्रामक रोग जो हैं वो कैसे कैसे हैं, जो हमारे वहाँ हमारा उद्देश्य है जो पूछे जाते हैं। तो एक तो जैसे मैंने यहाँ आपको वर्बली बता दूं, रोग का नाम है ये जीवाणु का नाम है, ये प्रभावित अंग है और ये कारण है किसके द्वारा फैलता, मोटे मोटे अपन जानते हैं। सबसे पहला टीबी। भारतवर्ष में आज के कुछ वर्षों पहले टीबी एक अभिशाप बना हुआ था। आज हमारी विश्व के सहयोग से भारत सरकार ने इस रोग पर एक तरह से विजय सी हासिल कर ली है। कुछ % है, लेकिन फिर भी उससे ठीक होने की जो रिकवरी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी आज से 50 साल पहले टीबी से लोग भारत में मर जाया करते थे। इसको तपेदिक बोलते हैं, हिंदी में क्षय बोलते हैं, और उसको राजयक्ष्मा, कोई टाइम राजा महाराजाओं को हो जाया करती थी, भोगी विलासी जीवन का। तो तपेदिक, टीबी, क्षय से इसको सुशोभित किया जाता है। ये नाम आपको अलग प्रकार से आना चाहिए। और इसका जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो मनुष्य के फेफड़े होते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं, उनको संक्रमित करता है। फेफड़े जब लंग्स खराब हो जाते हैं तो अच्छे से श्वसन प्रणाली नहीं हो पाती है और संपर्क तो है ही है इस रोग में। लेकिन पहले वायु में अपन खांसते हैं, छींकते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो काम करते हैं, कोई सीमेंट उद्योग में है, कोई ये जो पावर लूम, हैंडलूम, यानी कि जितनी टेक्सटाइल मिल्स होती है, इनमें काम करते हैं, फैब्रिक्स में। तो इससे क्या जो डस्ट होती है वो धीरे धीरे मुंह और नाक के माध्यम से जाके फेफड़ों में। इसलिए तो क्या बहुत सी बार कहते हैं भाई गुड़ का सेवन करना चाहिए, जौ के पानी का सेवन करना चाहिए, खाने में चोकर सहित आटा खाइए, थोड़ी मेहनत करिए। जो भी जितने भी डस्ट और काम में, अभी आप देखते हैं घरों में जो अपन आराम से बैठे हुए, दीपावली के दिनों में घर की साफ़ सफाई में कितनी डस्ट होती है। तो इसके लिए हमारा खान पीन बनाया गया, हमें कहीं गुड़ का सेवन करना चाहिए, कहीं जौ का सेवन करना चाहिए। तो ये, लेकिन वहाँ तो उनका सेवन के बावजूद भी प्रदूषण ज़्यादा है, और यदि बहुत सारा नरिशमेंट नहीं मिलता है, दूसरी नेग्लिजिबिलिटी है, पुअर्टी, तो ये रोग इस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा प्लेग, महामारी के रूप में फैला था पहले, अभी इन दिनों इसका असर कम है। प्लेग को पहले मैं आपको इससे याद रखने के लिए बताता हूं कि चूहे के पिस्सुओं द्वारा फैलता है। चूहे के ऊपर छोटे छोटे पिस्सू होते हैं, उनके द्वारा ये मतलब जो फैलता है। और कभी शरीर का ऊपरी भाग, कभी निचला, यानी संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित हो जाता है कि आंटें बनती, चकते बनते हैं। और इसका जो जीवाणु है यर्सीनिया पेस्टिस है।
तो जहाँ बड़े बड़े शहरों में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं, सभी जगह है वैसे, लेकिन गाँव में क्या होता है कि उनके खाद्य श्रृंखला के रूप में वो सर्वाइव कर लेते हैं और मनुष्य को इतना प्रभाव। लेकिन भारत में जैसे सूरत है और बड़ौदा है, यहाँ पे अभी बहुत से देखते हैं प्लेग की बीमारी फैल गई साहब, पानी बाढ़ इलाके भी ज़्यादा हैं। तो प्लेग जो है अपने आप में एक महामारी बहुत वर्षों पहले ले चुका है और इससे आपको बचना चाहिए और इसके ध्यान रखना। डिप्थीरिया, जिसको रोहिणी भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी वर्ड है रोहिणी, रोहिणी, और हिंदी में लिखा ही रहता है डिप्थीरिया। कोई नया रोग नहीं है, वर्षों से हम जो है, बल्कि रोहिणी नाम तो पढ़ते तब किताब से सीखा, लेकिन डिप्थीरिया को अपन नाम बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल पे, सामुदायिक केंद्र पे, जहाँ कहीं भी पहले जब प्रचार, आजकल भी है लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होता है, इनके टीके लगाएं चेचक के और डिप्थीरिया और आपके जितने भी जो ये रोग हैं, जैसे अपन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, तो इनके हैजा के, इनके मतलब टीकाकरण का अभियान चलता था, आज भी है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा टीकाकरण था। कि जैसे पोलियो का 1995 से आप देख रहे हैं कि पोलियो का विश्व से ये अभियान चला कि मतलब जो है पोलियो उन्मूलन, जैसे मलेरिया उन्मूलन के प्रयास थे, क्योंकि 1920 में सर रॉनेल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी और आज भारतवर्ष में है मलेरिया रोग से रोगी होते हैं हर साल, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमने उस पर काबू पाया है। उस इराडिकेशन जो हमारा प्लानिंग थी, मलेरिया इराडिकेशन, उस पर विश्व के सहयोग से भारत ने मलेरिया पे काबू पाया है, क्योंकि विश्व के कुछ देशों में मलेरिया बहुत कम है, लेकिन भारत में मलेरिया, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बरसात जहाँ होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ नहीं होती वहाँ भी किस्म किस्म से मच्छर है। तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल और मतलब राजस्थान के कुछ जो पानी के इलाके वहाँ तो बहुत ज़्यादा था और सभी जगह मलेरिया तो हो ही जाता है, बाकी कहीं डेंगू। तो इसलिए ऐसी बीमारियों पे मतलब जो है उदाहरण नहीं है। तो मेन रूप से जो पोलियो का अभियान चला वो अब करीब अभिप्राय आज के 20-30 साल पहले आप देखा कि पैर से पोलियोग्रस्त विकलांग स्टूडेंट बड़े फ्रॉड हो जाया करते थे, तो उससे पहले चेचक की थी, चेचक पे काबू पाया, पोलियो पे अब मतलब पॉइंट में कहीं रेयर कैसे जा रहे हैं, और बाकी बीमारियां हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता। उनका बचपन में टीकाकरण होता है, जैसे टाइफाइड है, हैजा है, प्लेग, डिप्थीरिया के टीके आप कार्ड भी आपको याद रहना चाहिए। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि जो जच्चा बच्चा का कार्ड होता है अवेलेबल कहीं भी सेंटर पे एनएम से क्या आप लिया या वैसे ही मेडिकल पे पड़े रहते हैं, तो कब कब कौन कौन से टीके लगते हैं, क्योंकि जो खसरा का टीका है वो 1.5 से 2 साल के बीच में लगाया जाता है बच्चा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बच्चों में लास्ट टीका उस तरीके, बाकी सारे टीके जन्म के से पहले और जन्म के बाद में 6 महीने में सारे टीके करीब करीब लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनमें रोकथाम बनी रहती है, एंटीबॉडी डेवलप होती है, प्रतिरक्षा डेवलप हो जाती है। आज भी हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोरोना में कहा जा रहा है जोर जोर से कि मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो वही हालात है कि हमें ऐसे जो रोग हैं उनके लिए हमारे केंद्र सरकार, विश्व सरकार ने जिन टीकों का आविष्कार किया, तो बच्चों को विशेष रूप से टीके लगाने। खैर, यहाँ डिप्थीरिया की बात है, रोहिणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोरिने बैक्टीरियम इसके जीवाणु का नाम है, और गला इससे प्रभावित होता है और जल माध्यम है जिसके द्वारा ये फैलता है। लेप्रोसी जिसे हम कोढ़ बोलते हैं, कुष्ठ बोलते हैं, आप देखो सफ़ेद ये कलर रहता है स्किन का जीभ जैसा, तो लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्री त्वचा एवं तंत्रिकाओं का रोग है और प्रसारण और स्पर्श, इसलिए इससे थोड़ा, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल, जब लंबे समय तक आप स्पर्श में रहते हो तो कहते हैं कि थोड़ा असर आ जाता है, बाकी उनकी हीन भावना नहीं हो। इसलिए हम बिल्कुल बार बार ऐड भी आता है अमिताभ बच्चन के द्वारा कि कोढ़ जो है कोई छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन इनका ये मतलब है कि प्रसारण तो होता ही है और लंबे समय तक जब अपन रहते हैं कुछ उस पर जो है बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया यदि आपको लग गए तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, त्वचा एवं तंत्रिका का रोग, प्रसारण इस पर। फिर टाइफाइड, भारतवर्ष की तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आम बीमारी है। न्यूमोनिया और टाइफाइड विश्व पटल पे भी है, लेकिन भारतवर्ष में
और विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में जब कभी हल्का बुखार रह करके खाना भूख नहीं लगना तो आदमी आम कहता है पानी जरी हो गया। आम भाषा में इसको पानी जरा बोलते हैं। पानी से दिखती बूंदें बॉडी पे हो जाती है और उसको हमने पढ़े लिखे लोग मोती जरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती जरा। मोती होते हैं सफ़ेद मोती की तरह, उसके ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी पे दिखाए जाते हैं। तो टाइफाइड अंग्रेजी नाम है, मोती जरा हिंदी नाम है, और इसको पानी जरा भी गाँव में आम भाषा में बोल दिया जाता है। तो टाइफाइड का जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, और विशेष रूप से बहुत से लोगों को अनुभव नहीं रहता, तो क्या कहते हैं भाई, छाती के ऊपर जो दाने निकल जाते हैं वो पानी जरा है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट वहाँ आया है, रिजल्ट वहाँ आया है, लेकिन जो हमारी आंतें होती है उसमें संक्रमण होता है। पहले जब हम प्रदूषित जल पी लेते हैं, पीते ही जल अपन कितना इतने ज़्यादा नियमानुसार नहीं रह सकते, क्योंकि कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कहीं से ये जल जो है दूषित हो जाता है। तो टाइफाइड जो है आंतों में पहले संक्रमण होता है, हमारी आंतों से संक्रमण जल के माध्यम से हो पाता है, फिर जो है वो उसका निखार हमें मोती जरा के रूप में दिखाई देता है। तो टाइफाइड के रूप में मैं इसको निदान के रूप में भी सलाह देना चाहूँगा कि पानी में फिटकरी घुमाना, पानी में तुलसी का पत्ता डालना, एक लौंग डाल देना, है ना, फिटकरी को घुमा लिया। बाकी जो सरकार है वो तो अपना काम करती, क्लोरिनेशन कर रही है। पहले लाल दवा थी, आज ब्लीचिंग पाउडर क्लोरिनेशन के माध्यम से हमें, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी का फिर पीने की इच्छा नहीं करती, टेस्ट ले जाता है। तो हमें घर में जो हम पॉट में मटकी में पानी रखते हैं, तो और दूसरे रूप से मैं यहाँ रोगों की साथी कि तांबे के पात्र में, मतलब ये नहीं कि तांबे का पानी कंटिन्यू हमें अच्छा नहीं लग पाता तो अपन मन भावन के रूप में उसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, लेकिन जैसे आपने तांबे का घड़ा है, घड़े में पानी भर लिया पहले तो स्टेलाइज हो गया, फिर उसको आप मटकी में डाल लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पीने योग्य हो जाता। या रात को अपन ने जग होता है, तांबे का जग है, उसमें पानी भर दिया, सुबह उठते उसको पीते। नियम में बताते भी जिनको कब्ज रहता है, विभिन्न प्रकार रोग, कब्जी भी विभिन्न प्रकार के रोगों का एक कारण है। तो ये हमारे फोर फादर्स इसका यूज करते थे, पीतल के अंडे रखते थे, पीतल के घड़े में पानी भरना, उसका अपने कांसे के बर्तन में खाना खाना। खैर अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो जो टाइफाइड है इसके लिए खाने में आपको मोठ का ध्यान रखना चाहिए, बाजरे का सेवन करना चाहिए। बाजरे के दाने को आप देखिए मोती जरा के दानों जैसा ही होता है। कोलेरा, जिसको हम आम भाषा में हैज़ा कहते हैं, हैज़ा जो भारतवर्ष की, ये भी एक दूसरी मेरे जहाँ तक समझ में है मतलब कॉमन बीमारी है। पानी मोती जरा, टाइफाइड जो है और हैजा, ये भारतवर्ष की आज के 30 साल पहले बड़ी आम बीमारी थी। और वास्तव में जब हम छोटे थे सुनते थे कि ये खरबूजा कटा हुआ थोड़ी देर बाद का मत खाना, हैजा हो जाएगा, ये मतीरा मत खाना, हैजा हो जाएगा, ये बासी रोटी मत खाना, हैजा हो जाएगा। गर्मी में विशेष रूप से ये रोग बड़ा तीव्र गति से हो जाता है और आदमी की सिर्फ लापरवाही से। तो विब्रियो कोलेरी हैजा के जीवाणु का नाम है, संपूर्ण शरीर से प्रभावित हो जाता है। प्रदूषण ही है, इसके लिए खाद्य प्रदूषण भी लागू होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो खाद्य प्रदूषण ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको उदाहरण बताया कि कटा हुआ, इसलिए अपन जो है एकदम अपन बाहर से खरबूजा लेकर के आते हैं, क्या कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग कि इनको पहले आप कपड़ा, सूती कपड़े को ठंडा करके इस पर लगा दें या पानी की बाल्टी में थोड़ी देर डाल दें या ठंडे पानी से। और ये भी पूछते हैं कि बाज़ार से आप जो लेकर के आए हैं कहीं वो खरबूजे वाला धूप में तो कंटिन्यू खड़ा नहीं था, क्योंकि धूप से यदि एकदम ये प्रभावित हैं और फिर अपन काट के हाथों हाथ ही खा लें मन के लालच के कारण, तो और पानी और भूल से पी लिया तो मतलब हैजा फैल जाता है। ऐसे कि मतलब अपन शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो हमें सावधानी भी रखनी है। रोग तो पढ़ रहे हैं, कोलेरा है, हैजा है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होता है, संपूर्ण शरीर से प्रभावित। प्रदूषण है, प्रदूषण में इसमें खाद्य प्रदूषण ज़्यादा लागू होता है कि खाने पीने की चीज़ें, इसलिए बासी खाना, मतलब ठीक है अपन ठंडा खाते हैं लेकिन उसमें एक लिमिट और उसमें कुछ फैक्ट होते हैं कि खट्टी चीज़ें ख़राब नहीं होती है, या उसके साथ दही छाछ का सेवन करें, या फिर 1-2 टाइम, या फिर उनको ध्यान से रखें। अब अपन सब्जी बाहर पड़ी है, उसमें आपने मतलब बुलबुले उठ गए हैं, फिर भी अब उसको पता नहीं पड़ रहा या भूख लग रही, खा लिया और पानी और पी लिया तो हैजा हो जाता है। इस प्रकार के जो खाद्य प्रदूषण की सामग्रियाँ हैं उनसे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी बीमारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि हम इन जो हमारे डिजीज़ हैं विभिन्न प्रकार के, और आगे अपन पढ़ेंगे
तो इनको आपको इस प्रकार से आत्मसात करना है कि हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो कैसे कैसे करती है। तो और जो इस रिलेटेड है हम आगे पढ़ेंगे, और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करें, सब्सक्राइब करें यदि लाइक होने पर, और इसको आत्मसात करें। धन्यवाद।